हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8 दिसंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम डेली पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इसके साथ ही जियोग्राफी, ये हमारा मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ये 5 हैं, तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक के। ठीक है, तो इसी को हम द हिंदू में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। कल आपको हमने दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, वाई वर सोनाली खातून एंड हर चाइल्ड पुश्ड इनटू बांग्लादेश इन जून, यानी कि जो सोनाली खातून है और उनके बच्चे को बांग्लादेश में क्यों वापस उन्हें भेजा गया था। तो इसका डी ऑप्शन है, ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग बांग्लादेशी नेशनल्स, यानी कि डी ऑप्शन। एक तरह से जासूस के तौर पर उनकी जो पहचान की गई थी, उसी के बाद उनको फिर वापस भेज दिया गया। अब हमारी आज की जो फर्स्ट न्यूज है, टोक्यो प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉक्स रडार ऑन जापानी जेट्स, यानी कि टोक्यो ने अभी प्रोटेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि चीन के जो सैन्य विमान है उसके द्वारा जापानी जेट विमानों पर रडार लॉक कर दिया गया है। Chinese J-15 fighter jets twice locked radar on Japanese fighter jets on Saturday. Japan's defense minister said Chinese Navy denies claim and asked Tokyo to stop slandering and smearing incident a new low in the already sourced bilateral ties, यानी कि जो चीन है उसके द्वारा इसको क्लेम करने से मना कर दिया गया है। तो इसी के बाद जो टोक्यो है उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें, जो चीन और जो जापान है उसके बीच अभी जो विवाद चल रहे हैं लगातार, वो एक प्लेस है ताइवान, ताइवान को लेकर है। यानी कि जो चीन है वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और जापान का जो ताइवान के बिल्कुल नजदीक उनका एक द्वीप है, उस पर मतलब कि जापान को ये लगता है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक कर देता है तो उसके जो द्वीप, जापान का एक आइलैंड है, उसको भी कहीं ना कहीं खतरा होगा। तो इसी वजह से जो जापान है वो चीन के अगेंस्ट हो चुका है इस चीज को लेकर। तो ये 8 दिसंबर को जापान और चीन के बीच जो चीन सागर में लगातार सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है, उसके बीच ये घटना आज बिल्कुल सामने आई है। चीनी सैन्य विमान ने J-15 के अपने एक जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के F-15 जो लड़ाकू विमान है उस पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया है, जिसे जापान ने खतरनाक और अत्यंत अफसोसजनक भी बताया है। इसके बाद ये जो घटना है ओकिनावा द्वीप के, यानी कि एक आइलैंड है दक्षिण पूर्व में अंतरराष्ट्रीय जो जल है उनके बीच ये हुई है पूरी घटना। यहाँ पर चीन का जो विमान वाहक पोत है लियानुंग, ये तैनात था इस जगह पर, लियानुंग तैनात था, उसको लेकर यानी कि उस जगह पर ये जो पूरी घटना है इसको देखा गया है। अब देखिए, अगर हम देखें रडार लॉक का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। रडार लॉक, रडार लॉक का अर्थ क्या होता है कि फायर कंट्रोल रडार लॉक मिसाइल हमले की एक तैयारी का संकेत होता है, यानी कि एक तरह से ये मिसाइल अटैक होने के एक हिंट दिया जा रहा है, उन्हें एक तरह से संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही जो विमानों की सुरक्षित उड़ान के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक आक्रामक कदम माना जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस इस कदम को हम मान सकते हैं, जिसने अगर रडार लॉक कर दिया तो काफी ज्यादा डेंजरस होगा। जापानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार जापानी विमान केवल निगरानी कर रहे थे और कोई भी उकसावा नहीं था, यानी कि चीन ये अपना तर्क रखता है कि जापान के वहां पर विमान क्या कर रहे थे। तो जापान ने ये चीज कही है कि हमारे जो विमान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ निगरानी, यानी कि एक तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वहां पर, और कोई भी उनका इरादा नहीं था, ना ही कोई भी ऐसा उकसाने का। अब इस पर जापान की प्रतिक्रिया हमने देख ली, उन्होंने काफी ज्यादा इसको खतरनाक बताया। इसके अलावा जो टोक्यो में विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिक्रिया क्या है लोगों की, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है जापान के नजदीक या फिर टोक्यो में या फिर चीन में। ऑस्ट्रेलिया का समर्थन जो है, जापान के जो रक्षा मंत्री हैं उनको ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मिल चुका है। जो कोउजुमी है उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष रिचर्ड मॉर्लेस के साथ बैठक हुई है और दोनों देशों ने शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। यानी कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें तो इसका झुकाव जो है वो जापान की तरफ है और इन्होंने दोनों देशों ने एक तरह से शांति बनाने की एक तरह से अपील की है।
इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका की भूमिका क्या है? अब अमेरिका का रुख किस तरफ है? जापान में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, खास करके जो ओकिनावा द्वीप है, ओकिनावा द्वीप जो है उसमें अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं यूएस के, उसके कारण यह घटना वॉशिंगटन के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक भी है। अब अमेरिका को भी कहीं ना कहीं डर है कि चीन कहीं उनके सैन्य अड्डों पर ही हमला ना कर दे। इसके अलावा अमेरिका के विदेश विभाग ने इसे अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन क्वाड गठबंधन को मजबूत कर सकता है। क्वाड गठबंधन में जैसे कि हमें पता ही है, क्वाड में क्या है? भारत है, इसके साथ ही जापान भी है और इसके साथ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये क्वाड के अंतर्गत आती हैं और ये चारों इस प्रकार से, यहाँ पर है जापान, इंडिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है यूएसए। तो ऐसे क्वाड के तहत ये बना हुआ है और इसी के बीच ये जो चीन, यहाँ पर चीन है, जो चीन की इस यानी कि दक्षिण चीन महासागर में लगातार उसकी जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये क्वाड एक तरह से गठन किया गया था, क्वाड का। इसके अलावा जो तनाव है लगातार बढ़ता जा रहा है चीन और जापान का। अगर हम देखें, अब देखिए ताइवान पर चीन का क्या दावा है, यानी कि अगर हम इस पूरे विवाद को देखें तो ये पूरा विवाद जो है ताइवान को लेकर शुरू हुआ है। तो ताइवान पर क्या चीन दावा करता है? चीन की जो एक पीआरसी है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसने ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा माना है और इसे एक चीन यानी कि वन चाइना प्रिंसिपल का मूल हिस्सा बताते हैं कि वन चाइना का ये हिस्सा है, यानी कि जो ताइवान है वो भी चाइना का ही हिस्सा है। बीजिंग का जो आधिकारिक बयान क्या है कि ताइवान चीन का एक विद्रोही प्रांत है जो कि मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से ये रीयूनिफाइड होना चाहिए, यानी कि ताइवान को अब फिर से ये अपने अंदर मिलाना चाहते हैं, यानी कि उनको अपना एक हिस्सा बनाना चाहते हैं चीन। इसके साथ ही इतिहास से लेकर 1945 में जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध होने के कारण ताइवान जो था वो चीन को लौटा दिया था जापान ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी कि इस पर विवाद चलते रहे। एक चीन नीति क्या है? दुनिया के अधिक देश जो हैं आधिकारिक रूप से मानते हैं कि केवल एक चीन है और उसकी सरकार जो है वो बीजिंग में है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वन चाइना है जो सिर्फ बीजिंग में उसकी गवर्नमेंट है, यानी कि वहीं पर उनकी जो कैपिटल है उसी में सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक चीन की पॉलिसी के तहत, इसके अलावा चीन क्या कहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला, इसमें कोई भी और देश या फिर कहीं भी तरह से किसी और को शामिल होने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये इसको अपना आंतरिक मामला बता रहा है। अब देखिए इस पर अगर हम भारत की प्रतिक्रिया देखें तो भारत का अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया इन सभी को लेकर, लेकिन ये जो न्यूज थी आईआर से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि भारत जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है, यानी कि क्वाड हमने अभी देखा जो क्वाड में जिसमें 4 कंट्रीज है, तो इसमें अगर मान लीजिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन तीनों ने अगर एकजुट होकर कोई प्रतिक्रिया दी या फिर कोई अगर नीति बनाई, कोई पॉलिसी बनाई, तो उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं हिस्सा या फिर शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है कल को क्वाड थोड़ा मतलब कि क्वाड की जो कमजोर हो सकता है, इसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो इतनी ज्यादा इमीडिएट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इसका जो प्रभाव है वो कम होगा। अगर इस क्वाड का प्रभाव कम होता है तो चीन जो है वो इस क्षेत्र में अपनी प्रभाव को या अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत कर लेगा। तो इसी कारण भारत को भी इन सभी के बीच हो सकता है किसी प्रकार एक कोई फैसला या फिर पॉलिसी में शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा अब चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। राजनाथ अनवील्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो अनवील किए हैं, जो बुनियादी परियोजनाओं ढांचों का अनावरण किया है। मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 125 BRO प्रोजेक्ट, सीमा सड़क के जो संगठन है प्रोजेक्ट अक्रॉस लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड 7 स्टेट्स, डिस्क्राइब्स देम एज अ टेस्टामेंट टू द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर विजन ऑफ विकसित भारत। ये पूरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये विकसित भारत के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या है, लद्दाख के लेह में ऐतिहासिक कार्यक्रम में वहां पर एक हिस्टोरिकल या वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें
ये एक जो सीमा सड़क संगठन है उसकी 125 रणनीतियां जो हैं या फिर अगर हम परियोजना की बात करें तो 125 परियोजनाओं को अनवील किया है, प्रोजेक्ट्स को। एक ही दिन में उद्घाटित होने वाली अब तक की सबसे अधिक संख्या वाली परियोजनाएं हैं, यानी कि अगर हम पूरी हिस्ट्री में देखें तो पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें एक से ज्यादा जो परियोजनाओं को अनवील किया गया, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। और इसकी कुल लागत अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ है इसका पूरा बजट जो है। इसमें जो 7 राज्य कौन कौन से इसमें हम देख लेते हैं। 7 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। तो इन सभी स्टेट्स में ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे। इसके अलावा 2 केंद्र शासित हैं जिसमें लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। मुख्य परियोजनाएं और उसकी विशेषताएं क्या, सबसे पहले होगी एक शौक सुरंग। इसमें जो है अनवील किया गया एक सुरंग के बारे में, शौक टनल रहेगी इसमें। लद्दाख के जो दारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर यह स्थित 920 मीटर लंबी यहाँ पर आपने 920 मीटर लंबी ये सुरंग रहेगी। दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक में से सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में ही कनेक्टिविटी मिलेगी, हर एक मौसम में जो कनेक्टिविटी को एक तरह से प्रदान किया जाएगा। इसके जरिए ये सैनिकों की गतिशीलता, हथियारों की तैनाती को और ज्यादा तेज करेगी। इसके अलावा इसमें 28 रोड्स हैं टोटल। अगर हम देखें इन पूरी परियोजना में 28 सड़कें हैं, 93 पुल बनाए जाएंगे और 4 अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं जो कि भूस्खलन, हिमस्खलन इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन को सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा गलवान युद्ध स्मारक, राजनाथ सिंह ने वर्चुअली गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पूरी परियोजनाएं जो है विकसित भारत के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने कहा साइटिंग अ रिकॉर्ड बीआरओ एक्सपेंडिचर ऑफ 16,690 करोड़ इन financial year 2024 and 25 and enhanced outlay for financial year 25-26. He reiterated to the government's commitment to strengthening border infrastructure and achieving self-reliance in defense manufacturing. यानी कि उन्होंने कहा कि भारत ने या फिर भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो वादा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी परियोजनाओं को या बुनियादी ढांचों को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके तहत ये जो पूरी परियोजनाएं हैं उनको अनवील किया गया है। अब अगर हम देखें बीआरओ की और परियोजनाएं कौन कौन सी, एक तो हमने देखा अटल सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि अटल सुरंग जो पहले बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश में अटल टनल जो है, तो ये हिमाचल प्रदेश में थी। और इसका महत्व क्यों, ये सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करती जिसमें सैन्य आपूर्ति होती है, पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलता है। इसी के तहत एक और जो श्योंग टनल वो बनाई जा रही है। इसके अलावा ओमलिंग ला सड़क जो लद्दाख में है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, मोटरेबल है, यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा नीमू पदम दारचा सड़क जो है ये भी लद्दाख में, ये लेह को जम्मू से जोड़ने वाली तीसरी और सबसे छोटी सड़क परियोजना बनाई गई थी। इसका महत्व क्या, लद्दाख को मुख्य भूमि से जोड़ती है, आपूर्ति चेन को मजबूत करेगी और इसमें कई पुल और सुरंगें भी शामिल है। इसी तरह और बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो शामिल की गई। अब अगर हम देखें तो बीआरओ के मुख्य प्रोजेक्ट्स जो है इसमें 18 जो यूनिट्स हैं वो अभी तक एक्टिव है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कौन कौन सा एरिया रहेगा, इसमें हिमांक यानी कि लद्दाख में, दूसरा विजयाक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ये 1400 किलोमीटर की सड़कें रहेंगी और इसमें 80 पुल जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा यानी कि बन रहा है। इसके अलावा पूर्व उत्तर क्षेत्र में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाक है, उदयाक असम में और चेतक जो वो सिक्किम में। इसके अलावा 2025 में ये जो अभी नई परियोजनाएं हैं इसको भी आपदा प्रबंधन में यानी कि यूज करना, जैसे कि आपदा प्रबंधन कहीं आ जाती तो कनेक्टिविटी उन क्षेत्रों की खत्म हो जाती है मुख्य भूमि से। इसी वजह से कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए ये जो रोड्स है और इसके तहत ही जो टनल्स है उनको बनाया जा रहा है और ये विकसित भारत के तहत सभी परियोजनाएं शामिल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है कि इंडिया आ लुक्रेटिव
प्लेग्राउंड फॉर एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? वाकई बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं भारत, वो सच में ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक खेल का मैदान बना हुआ है पूरा भारत। भारत की है यहाँ पर बात हो रही है। इसमें अगर हम देखें तो अब देखिए, भारत सभी कंट्रीज के लिए एक न एक बहुत बड़े हब के रूप में काम करता है। इसमें क्या कहा गया है? ग्रोथ पेस ऑफ इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज लेड टू अ ग्रोथ क्लाउड ऑफ Indian subsidiaries in parents' global growth strategies. Over the past several years, India with the US has been significant contributor to the sales growth of the Unilever which is facing subdued consumption in home markets. यानी कि भारतीय उपभोक्ता उत्पादों की वृद्धि की गति ने मूल कंपनियों की जो वैश्विक विकास रणनीतियां, उसमें भारतीय सहायक कंपनियों की बढ़ती भूमिका को जन्म दिया है। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों में भारत अमेरिका के साथ मिलकर यूनिलीवर की बिक्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो कि घरेलू बाजारों को कम खपत का सामना कर रहा है। तो इसमें जैसे कि पता चलता है कि भारत जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े मैदान के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखिए ऐसा क्या है, तो विशाल और युवा बाजार जो है वो भारत में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर 1 अरब प्लस की आबादी है। यहाँ पर अगर देखें 1 प्लस अरब की आबादी भारत में रहती है और 65% से ज्यादा लोग जो है वो 35 साल से कम है, यानी कि युवा यहाँ पर भारत में ज्यादा पाया जाता है। मध्यम वर्ग जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और खर्च करने की उनकी जो क्षमता है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। इंटरनेट यूजर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जैसे कि 900 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूजर्स है। 800 मिलियन से ज्यादा जो है वो बहुत बड़ी यानी कि दुनिया में सबसे सस्ता डेटा जो है वो भारत में दिया जाता है। इसके अलावा तेज आर्थिक विकास हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें 2025-26 की जीडीपी का वो 7 से 7.75% रहने का अंदाजा लगाया गया है, ये कि IMF वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके अलावा 2030 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक लक्ष्य रखता है। सरकार का जबरदस्त प्रो बिजनेस रुख क्या 2014 के बाद लगातार भारत सरकार है उसने बिजनेस की तरफ अपने रुख को बढ़ावा दिया है। इसमें क्या है, मेक इन इंडिया PLI स्कीम्स जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अलावा 14 सेक्टर में उन्होंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दी है, 14 सेक्टर से ज्यादा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है 2019 में घटाकर यानी कि 30% से घटाकर उनको 22% कर दिया गया। ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है। नई कंपनियों के लिए सिर्फ 15% टैक्स रहेगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 से लेकर 63 तक सुधार हुआ है, यानी कि 142 2014 में हमारा रैंक था। इसके अलावा अब जो है 63 रैंक आ चुका है 2020 तक। इसके अलावा 100% FDI ऑटोमेटिक रूप से कई सेक्टर्स में जैसे कि डिफेंस में, इंश्योरेंस में, ई-कॉमर्स आदि में बढ़ा दिया गया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, उसके जरिए गवर्नमेंट या फिर किसी और कंपनी के जरिए या फिर किसी संगठन के जरिए ये FDI होती थी, लेकिन अब डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज जो है वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा लेबर कोड्स जो है अभी आपने देखा ही होगा, जो 29 जो कानून थे उनको रिप्लेस करके 4 नए लेबर कोड्स जो है उनको लेकर आया गया। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें कंपनीज की बात करें तो भारत में जो है अब कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं या फिर कौन कौन सी कंपनीज अभी काम कर रही हैं, तो एप्पल आईफोन का जो एप्पल के जो आईफोन होते हैं उसका 14 से 18% तक जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में होने वाला है। इसके अलावा 2025 जो अभी चल रहा है इसके बाद जो है 25% तक प्रोडक्शन ले जाने की बात चल रही है। इसके अलावा सैमसंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में बनने जा रही है। इसके अलावा गूगल, टेस्ला, माइक्रोन और अमेजोन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एश्योर डेटा सेंसर जो होते हैं, सेंट गोबेन, इसके साथ ही स्कैंडियर, ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं ये भारत में एस्टेब्लिश होने वाली हैं। इसके अलावा वियतनाम चीन से शिफ्ट हो रही जो सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत आ रहा है। इसके अलावा नए हॉट सेक्टर बनाए जा रहे हैं 2025 के। अगर हम यहाँ पर अंदाजा लगाएं तो 2025 में क्या होगा,
ईवी यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ओला इलेक्ट्रिक है, टाटा है, एथर है, विदेशी कंपनियां ये सभी इन्वेस्ट करेंगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि PLI 2.0 के तहत उनको भारत में ही उनका उत्पादन होगा, जिससे क्या होगा, भारत की एक तरह से आर्थिक वृद्धि भी होने वाली है। इसके अलावा ड्रोन स्पेस जिसमें स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सेल, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मतलब कि प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें और डेटा सेंटर्स जो होते हैं, क्लाउड जिसमें AWS है, AWS, इसके साथ ही जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, अडानी एज कनेक्ट्स है, तो इसी तरह ये सभी जो नए सेक्टर भारत में बनाए जा रहे हैं 2025 में। अब देखिए इन सभी का प्रभाव क्या पड़ने वाला है जब भारत इतना बड़ा एक तरह से हब बनता जा रहा है, सभी के लिए एक मार्केट हब की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी भी कंट्री में कोई भी नई कंपनी या फिर बाहर किसी फॉरेन की कंपनी के द्वारा कोई इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि पैसा जो है वो उस कंट्री में आएगा, और अगर पैसा आएगा तो इट मीन्स कि उसका जो एक तरह से हम बात करें जो उसका जो यानी कि फॉरेन करेंसी होती है उसमें बढ़ावा होगा, यानी कि फॉरेन करेंसी उसके पास ज्यादा आएगी और फिर वो अपनी फॉरेन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसमें क्या होगा कि अपना जो ट्रेड है वो कर सकता है ना। फिर कहीं से भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी अगर हम देखें पूरा ट्रेड जो है वो US डॉलर में होता है ना, US के साथ या अदर कंट्रीज के साथ। तो जो US डॉलर है जितना ज्यादा भारत में आएगा उतना ही ज्यादा हम उसी पैसे से जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई और कंपनी नहीं आती या हमारे पास US डॉलर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, फिर हमें वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से हमें क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम देखें तो आर्थिक प्रभाव इसमें होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो MNC जो सेक्टर है उसने डायरेक्टली 80 लाख नई नौकरियां दी हैं लोगों को, अप्रत्यक्ष रोजगार जिसमें वेंडर हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, रिटेल वगैरह, इससे 2.5 से 3 करोड़ लोगों को जो है रोजगार मिला है। इसके बाद निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात जो है 2017 के बाद यानी कि 5 बिलियन से लेकर 24-25 में जो है $40 बिलियन तक हो चुका है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भी बदलाव आएगा, यानी कि भारत अब पूरे वैश्विक वैल्यू चेन का एक हिस्सा बन चुका है। पहले सिर्फ सर्विस सेक्टर थे लेकिन अब इसमें हार्डवेयर भी हो चुका है, यानी कि पहले सिर्फ भारत से के द्वारा सर्विस दी जाती थी लेकिन अब इसमें जो है प्रोडक्शन भी किया जा रहा है भारत में। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब जिसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, फार्मा, इन सभी में भारत अब नेट एक्सपोर्ट भी बना रहा है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, मध्यम वर्ग का जो है वो विस्तार हो रहा है। इसमें 2025 तक जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो मध्यम वर्ग में आ चुके, यानी कि उनकी खर्च करने की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शहरीकरण लगातार तेजी से हो रहा है जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, कर्नाटका, इसके साथ तेलंगाना, इनमें नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुके हैं। छोटे शहर जिसमें श्री पेरुबुंदूर, सानंद, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई और सभी इनमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ITI, पॉलिटेक्निक, निजी ट्रेनिंग सेंटर्स में भी कोर्स जो है वो बदल चुके हैं। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोन ये खुद ट्रेनिंग सेंटर अपने चला रहे हैं। इसी के साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा, अब देखिए जैसे तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स का नया शंघाई है, यानी कि एप्पल, सैमसंग, डेल, नोकिया, इन सभी का यहाँ पर नई एक तरह से सेंटर बनाए गए हैं, इनके केंद्र बन चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में जो है वो एक तरह से सेमीकंडक्टर, EV, केमिकल जिसमें माइक्रोन, टाटा, मारुति सुजुकी, EV ये सब इसमें हब बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल डेटा सेंटर्स होंगे, कर्नाटका में हाई टेक डिफेंस स्पेस रहेगा, महाराष्ट्र में ऑटो फाइनेंशियल हब रहेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक और जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, तो गांव कस्बों में भी स्मार्टफोन, AC, कार सब कुछ पहुंच चुका है आज के समय पर हम देखते हैं। इसके अलावा जो युवा है वो अपना ग्लोबल करियर में सपना जो है लगातार बढ़ा रहा है। बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आईफोन या फिर टेस्ला जैसी कोई भी कंपनी बनाए या फिर उसके साथ काम करें। इसके साथ ही नकारात्मक प्रभाव क्या रहेंगे, पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। अब ये नहीं हम कह सकते कि भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां से आ जाने से भारत एकदम डेवलप नेशन बन जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो उससे ज्यादा नुकसान हमें हमारे पर्यावरण को हो रहा है।
पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और आज हम जो देखते हैं दिल्ली का AQI जो है 400 प्लस हो चुका है, यानी कि हालांकि 500 प्लस है, लेकिन डेटा में फिर भी 300 400 तक ये दिखाते हैं। तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप खुद सोचिए वहां पर रहने की क्या सिचुएशन होगी। वहां पर लोगों की जो लाइफ है वो 10 से 15 साल तक कम होती जा रही है, पूरी उनकी जो एज है, एवरेज एज। और अगर किसी भी देश में ऐसे युवा पीढ़ी को ऐसे यानी कि उनकी एज कम होती चली गई, तो इट मीन्स कि उस देश के पूरी तरह से पॉपुलेशन को, या फिर हम युवा की बात करें, युवा को खतरा है उस देश के। अगर युवा नहीं होंगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एज्ड पर्सन होते हैं यानी कि जो ओल्ड पर्सन होंगे वो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे जितना युवा करते हैं, उतनी उनमें ज्यादा एनर्जी नहीं होगी। तो इसी तरह अब जो देश है कहीं ना कहीं चुनौतियों के साथ जूझ रहा है। इसमें पर्यावरण में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अगर फैक्ट्रियां भारत में आएंगी तो ज्यादा पोल्यूशन होगा भारत में। इसके साथ ही आय असमानता बढ़ने की आशंका, जैसे कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर होती है उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई चल रही है। यानी कि एक तरफ है स्किल्ड लेबर, उनको ही काम पर रखा जाए, और एक होती है अनस्किल्ड लेबर। अब उनको कोई काम नहीं मिलेगा, यानी कि उनका काम खत्म हो जाएगा। अब स्किल्ड वर्कर काम करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप जो वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। और उसमें जो गरीबी है वो भारत में और ज्यादा, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो ऊपर आने की बजाय वो नीचे चला जाएगा, यानी कि गरीब और गरीब होगा और अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा। इसके अलावा इसके लिए जितनी भी फैक्ट्री लगेगी या फिर जितने भी हब बनाए जाएंगे उसके लिए जमीन की भी आवश्यकता होगी। और जो जमीन है उसके अधिग्रहण को लेकर भी बहुत जगह पर विवाद चल रहा है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमीन को किसी न किसी तरीके से जबरदस्ती भी गवर्नमेंट या फिर किसी कंपनी या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हड़प लिया जाता है। इसी तरह बहुत जगह लेकर इस चीजों को विरोध भी चल रहा है। अब देखिए भारत आज सिर्फ सस्ता श्रम वाला देश नहीं है, यहाँ की जो लेबर है वो सस्ती मिल जाती, ऐसा ही नहीं है। एक ऐसा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बन रहा है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो अपना फ्यूचर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है, और भारत अपना भविष्य बदल रहा है। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति भी बन चुका है। 2025 का भारत जो है 2014 के भारत से बिल्कुल ही अलग नजर आता है। हालांकि डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर हमने बहुत सारी आपदाएं भी देखी हैं भारत वालों ने। ठीक है, तो इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि भारत अगर डेवलप नेशन बन रहा है, तो उसके साथ साथ ही भारत एक बहुत ही बड़ी चुनौती से जूझ रहा, और वो चुनौती है पर्यावरण। यानी कि यहाँ पर जिंदा रहना भी एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है भारत में आज के समय पर। अब चलते हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो ये है हमारा एडिटोरियल। ये एडिटोरियल हमारा क्या कहता है तो एडिटोरियल लिखा गया कैप्टन मोहन रंगनाथन के द्वारा, जो कि फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट हैं एंड एविएशन सेफ्टी के एडवाइजर भी हैं। ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है, भारत के। तो अब देखिए हमको पता ही है भारत में जो विमान सुरक्षा है उसको लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां। उन्होंने अ ब्लैक फ्राइडे फॉर एविएशन सेफ्टी इन इंडिया, यहाँ पर उन्होंने फ्राइडे की बात कही है, जो कि ब्लैक फ्राइडे की तरह उसको मनाया जा रहा है। इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि भारत में संकट के बाद निजी एयरलाइन इंडिगो के द्वारा उड़ानें रद्द करने के बाद जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा अपने, DGCA के द्वारा FDTL यानी कि उड़ान ड्यूटी समय सीमा आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया ताकि परिचालन स्थिर हो सके और प्रभावित यात्रियों को राहत देने की प्राथमिकता दी जा सके। इनकी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये जो इसके तहत कुछ नियम बनाए गए थे, अब उनको थोड़ी उनमें ढील दे दी गई है, यानी कि उनको स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा पायलट संघ और पायलटों से सहयोग करने और ये सुनिश्चित करने की अपील की गई थी कि उन्हें उड़ाने जो है बिना किसी देरी के फिर से शुरू हो। साथ ही FDTL जो है उसको कम करने, उसके लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकता को कम करने के लिए भी एक निर्देश दिया गया था।
मंत्री और डीजीसीए जो है उनके द्वारा की गई ये गतिविधियां डीजीसीए को उड़ान सुरक्षा का मजाक उड़ाती हैं। यानी कि डीजीसीए के द्वारा जो भी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए थे उनको अब फिर से स्थगित कर दिया गया। पहले इस चीज की अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद उनको स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि एक तरह से इन्होंने कहा कि ये फन यानी कि मजाक बनाया जा रहा है इस चीज का। इसके अलावा जहां तक विमानन सुरक्षा का सवाल है, भारत को उपहास का मात्र बताती है। इसके अलावा इंडिगो के जो व्यवसायिक हित है उनको चालक दल की थकान, यात्रियों की सुरक्षा, इन सभी पर प्राथमिकता दी गई है। सीएआर को व्यावसायिक विमानन की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया गया और सुरक्षा की तो बात ही यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो ये क्या कहते हैं कि सेफ्टी बी डैम्ड, यानी कि यहाँ पर सुरक्षा की बात आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए भारत में। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या तर्क रखते हैं, द डिल्यूशन ऑफ अ गुड सेफ्टी मेजर, यानी कि अच्छे सुरक्षा उपाय जो उनका कमजोर होना। हम देख ही रहे हैं कि जो अच्छे सुरक्षा उपाय यानी कि जो स्टाफ था, जो पायलट थे, उनकी रेस्ट के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे, लेकिन अब उनको फिर से कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया। इट मीन्स कि ये जो पूरे सुरक्षा है भारत में, कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसी भी आप सेक्टर में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में डीजीसीए ने थकान और ऑपरेटिंग क्रू की कुछ आराम अवधि के मुद्दों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही अच्छी सी एक तरह से उन्होंने एक जारी किया था। उन्होंने मतलब कि अच्छी तरह से उन्होंने एक नियम बनाकर उन्होंने जारी किए थे, लेकिन एयरलाइन मालिकों ने मंत्री से शिकायत की, जिन्होंने डीजीसीए को सीएआर को स्थगित रखने के आदेश दिए गए। यानी कि 2007 में भी पहला ऐसे हो चुका है। 29 मई 2008 के आदेश में डीजीसीए ने क्या लिखा था यहाँ पर, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज डिसाइडेड टू कीप CAR Section 7 Flight Crew Standards Series J Part 3 dated 27 July 2007 in abeyance. In 18 years, the mindset continues to favor the commercial interest of airlines and ignoring the dangers of fatigue and inadequate rest period of crew. यानी कि बाल विमानन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने CALT सेक्शन जो है 7 फ्लाइट क्रू स्टैंडर्ड सीरीज 1 भाग 3 दिनांक उन्होंने लिखा, उसको स्थगित करने का फैसला किया गया। यानी कि ये भी उस समय पर पोस्ट करके बताया गया था कि इस चीज को डिले कर दिया जाता है। इसके अलावा 18 वर्षों में मानसिकता, एयरलाइन के वाणिज्य हितों का पक्ष लेने और थकान को पर्याप्त के खतरों को नजरअंदाज करने की बनी हुई है। चालक दल के इसके बाद विश्राम की यहाँ पर बात करें तो चालक दल का जो विश्राम है, यानी कि जो पायलट जो भी क्रू है, तो जो एक तरह से क्रू है उसके विश्राम का एक तरह से काल पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो पायलट संघ ने इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे में एक याचिका दायर की थी। उस समय पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी और पायलट यात्रियों की जान जोखिम में डालने के लिए विमानन प्राधिकरण की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इनमें यात्रियों की जान जो वो पूरी तरह से जोखिम में डाल चुके हैं आप। इसके अलावा न्यायालय ने मनमाने और तर्कहीन तरीके से काम करने के लिए विमानन मंत्रालय डीजीसीए को काफी ज्यादा खिंचाई की थी, यानी कि उनको काफी ज्यादा इस समय पर भी दिक्कत हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑनर ऑफ इंडिगो न्यू फॉर मोर देन ईयर्स दैट द न्यू रेगुलेशंस वुड किक इन फ्रॉम नवंबर 1, 2025। यानी कि इंडिगो के मालिक को 1 साल से भी ज्यादा समय से पता था कि नए नियम जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। डीजीसीए को भी इस समय सीमा की जानकारी थी, फिर भी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई। लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हुई, भारत में हजारों यात्री यहीं पर फंस गए और भारतीय यात्री भी और कंट्रीज में फंस चुके थे। उन्हें रद्द उड़ानों के लिए रिफंड मिल सकता है, लेकिन होटल और परिवहन व्यवस्था खर्चों पर नई नुकसान की जो भरपाई हुई है वो कौन करेगा। यानी कि लोग जो है उनकी जो फ्लाइट जब डिले हुई तो वो जो होटल में ठहरे उनका जो खर्चा हुआ तो उनकी आखिर भरपाई कौन करेगा। समस्या सीधे तौर पर डीजीसीए की 19 अप्रैल 2022 की कार सीरीज की भाग सी यानी कि भाग 2 में धारा 3 वायु परिवहन से जुड़ी हुई है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि आवेदक के पास नियमित रूप से पर्याप्त संख्या में फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू होने चाहिए, लेकिन प्रति विमान क्रू के कम से कम 3 सेट होने चाहिए। यानी कि हर एक में जो विमान क्रू है उसके कम से कम 3 सेट जरूर होने चाहिए। इसके अलावा फ्लाइट क्रू के पास डीजीसीए के द्वारा वर्तमान लाइसेंस होने चाहिए, जिसमें संचालित विमानन के प्रकार का उचित आवेदन हो सके। इसके अलावा कैबिन क्रू के पास डीजीसीए की आवश्यकता के अनुसार
उचित प्राधिकरण अनुमोदन भी होना चाहिए। इसके अलावा नो अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई भी भारत में जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही क्या होता है कि हम जो नियम बना रहे हैं या जिनको हम रद्द कर रहे हैं उनको हमें रीजन बताना होगा, लोगों को हमें जानकारी देनी होगी, लोगों को हमें जवाब देना होगा। आपने देखा होगा वहीं पर जो प्रोटेस्ट किया गया था टर्मिनेटर्स पर, जो भी टर्मिनल्स है उन पर मतलब कि जो एयरपोर्ट है उनके अंदर ही, तो उसमें कोई भी किसी व्यक्ति की कोई भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अलावा 2006 की बात करें तो उसमें जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन था CAO, उसने अपने ऑडिट में इसकी पहचान की थी। भारत में एक स्वतंत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जो है उसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया गया था 2006 की अगर हम बात करें तो। इसके बाद सरकार नियंत्रण में एक कठपुतली शासन की बात नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था कि एक स्वतंत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी जो बिल्कुल गवर्नमेंट से स्वतंत्र हो। लगभग 20 साल बाद पिछले कुछ वर्षों में DGCA के द्वारा सुरक्षा निगरानी के पूर्ण अभाव और एयरलाइन मालिकों की द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने से के अहंकार से बात यह सही साबित हुई है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार और DGCA इस पर ध्यान नहीं देने वाले। इसके अलावा 5 दिसंबर 2025 को इसका एक ठोस प्रमाण जो है वो सामने आया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि DGCA ने भारत भर के सभी पायलटों, निकायों, संघों और पायलटों के पूर्ण सहयोग की अपील जारी की। कुछ घंटे बाद क्या हुआ, विमानन मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के द्वारा अनिवार्य FDTL और आराम अवधि पर CAR को स्थगित करने का आदेश जारी किया था। यानी कि अगर हम ओवरऑल निकाले तो गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है। हालांकि जो DGCA या फिर CAR जो एक ऐसी बॉडी जिसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रही है। इसके अलावा वो क्या लिखते हैं एडिटोरियल में, ये आखिर में वो कहते हैं कि इससे कोई भी सबक नहीं सीखा गया है, नो लेसन लर्न। 2010 से अब तक भारत में 3 बड़ी विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जो कि मंगलुरु, कोझिकोड और अहमदाबाद में हुए जो एयर इंडिया अल 171 जो विमान हादसा, उसके नतीजों का मंत्रालय के द्वारा उन कारणों से टाला जा रहा है और उसे ही सबसे बेहतर पता है। इंडिगो के CEO का कहना है कि 10 से 15 दिनों में परिचालन जो वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। इसी बीच सुरक्षा अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। पंख और प्रार्थना पर वाली कहानी जो है कहावत भारतीय आकाश में प्रमुख कारक होगी। मंत्री DGCA एयरलाइन मालिक बार बार दोहराएंगे कि सुरक्षा जो है ऊपर है, यानी कि सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को ये जो कार्यवाही की गई है ये साबित करती है कि विमानन सुरक्षा अभी भी एक अधूरी कहानी, यानी कि कोई भी विमानन के क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा जो है नहीं सुनिश्चित की जाती लोगों की। हालांकि कहते जरूर है लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज एडिटोरियल। अब चलते हैं हमारी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या, एट व्हाट मैक्सिमम रेट विल पान मसाला बी टैक्स्ड अंडर GST अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल पास। जो न्यू बिल पास किया गया उसमें कितने % GST लगेगा पान मसाला पर, 28%, 18, 12 एंड 40। तो इसका सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था, मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।